होगी लाइफ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल आपके? हो गया सर, स्टार्ट किया जाए। जी, जो हुक्म मालिक। अदाब सर, अदाब। सफुल्लाह। कृष्णा, अंकित, प्रशांत, मुल्तान, सुनील, रजनी, शिवम, पवन, दीपक, अनिल, ममता, अवधेश, धीरज, अंजला, क्या लिखा है, अंजलि प्रजापति, विकल्प, रानी, ऋषिकेश, आरती। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल आपके? पहले तो माफ़ी, आज संडे को भी आपकी क्लास लगा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि कल तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि आप भी फिर प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि 6-7 दिन, बल्कि पूरा सप्ताह जब दिवाली पे आप छुट्टी मनाएंगे, तो करेंगे क्या उस छुट्टी में? पीछे का वर्क कंप्लीट करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो बुक से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो एटलीस्ट दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब शुरुआत करते हैं। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबके कमेंट आंसर नहीं किए जा सकते, और जिन भाइयों के कीड़े होंगे कि रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप बता दीजिए कैसे बताएं लाइव है आज। आज तारीख क्या है रे? 17 तारीख है और 6:32 टाइम हो गया है। ठीक है। आइए। एक भाई कह रहा स्क्वेयर निकालना सिखाइए। यही काम रहेगा अब। आज मामला थोड़ा सा अलग होगा, पहले जो पढ़ते थे उससे अलग होगा हल्का सा आज, क्योंकि हल्की सी कैलकुलेटिव वैल्यूज आ जाएंगी आज। तो यू नॉट हैव टू बी बोदर्ड ऑफ इट। करिए प्लीज, टेक योर टाइम। और आज थोड़ी सी क्लास हो सकता है लंबी लेके जाए। हो सकता है क्लास आज थोड़ी सी लंबी कर लें हम, क्योंकि मैं बाद में क्लास के बाद कमेंट देख रहा था, बच्चे कह रहे थे बहुत धीरे चल रहे हो सर। तो चलेंगे तो धीरे ही, लेकिन थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे आज। जो मन में टारगेट अगर वो अचीव नहीं होता है तो हो जाएगा, तो ठीक है। देखिए जी, मान लीजिए मेरे बेटे, एक बात बताइए। हाँ, सवाल ये है, कि तब 5,000 रुपए के धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बेहतर है, दर ज्ञात करो। वैसे तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं और ऑप्शन से सवाल को कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इस क्वेश्चन को एक फार्मूला बता रहा हूं जो काम आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्रिंसिपल पी है, रेट 8% है, टाइम 2 साल है, और CISI का डिफरेंस है D। तो कुछ संबंध बना के दिखाइए इनमें। तो आप कहेंगे देखिए सर, बनेगा ऐसा कि प्रिंसिपल हुआ, अब प्रिंसिपल पे पहले साल, प्रिंसिपल पे दूसरे साल, दोनों ही साल R% वैल्यू निकालनी है। पहले साल भी R%, दूसरे साल भी R%, है क्योंकि रेट R ही है, टाइम 2 साल है। तो मेरे बच्चे, प्रिंसिपल पे R% निकालोगे तो आएगा PR/100, और ये वैल्यू भी आएगी PR/100। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है इतनी बात में? बताइए। तो आंसर होगा नहीं सर। फिर क्या होगा जी? फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेंगे, इसका R%। तो PR/100 का R% निकालोगे तो यही तो होगा। तो आंसर आएगा PR/100 का स्क्वायर। PR/100 का स्क्वायर। PR/100 का मेरे बच्चों स्क्वायर।
अब देखिए जी, यहाँ तक की बात आई समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं कि ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड में से ये सिंपल हटा देंगे, ये वाला, ये सिंपल हटा देंगे मेरे बच्चे, तो बचेगा क्या? ये तो सी आई एस आई का डिफरेंस होगा ये, है ना। सी आई एस आई का डिफरेंस हो जाएगा ये, यानी प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का जो स्क्वायर होगा, ये आपका सी आई एस आई का डिफरेंस क्रिएट करेगा अगर टाइम 2 साल है। यानी टाइम 2 साल है तो सी आई एस आई का डिफरेंस डी है, तो ये इसके बराबर होगा, है ना। यहां से आर बाई 100 में यही रखो, स्क्वायर रखो, तो डिफरेंस यही है। ये प्रिंसिपल इधर लाऊंगा, बटे आ जाएगा पी। दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो आर बाई 100 बराबर में यहाँ आ जाएगा रूट में डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। अब आप अच्छे से जानते हैं ये वाला जो 100 है, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लगा देना है, हाँ है ना। तो रेट जो आएगी वो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 आ जाएगी। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों रेट निकालने का फार्मूला, अगर टाइम 2 साल हो, प्रिंसिपल और डिफरेंस दे रखा हो तो, है ना। अरे ये क्या मोबाइल में पेन ड्राइव लग रही है, ये कैसे? अब इसको यूज करते हैं सवाल में, जैसे इस वाले सवाल में। तो रेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी सी आई एस आई का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो डिफरेंस है 72, प्रिंसिपल है 5000 इंटू 100। देखिए जी, 2 से काटा 36, 2 से काटा 2500, 36 का वर्गमूल आएगा कितना मेरे बेटे? 6, और 2500 का वर्गमूल 50 गुना 100, है ना। 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई मेरे बेटे 12%। अब दोनों ही बातों को समझो, पहले इसको समझो, सॉरी इसको, फिर उसे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए, आप बार बार ये दबाव मत डालिए, मेरा कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते? आकाश भाई ये क्या तरीका है, क्यों पढ़ूं मैं आपका कमेंट्स? मैं टीचर हूँ, पढ़ाने के लिए हूँ, या सिर्फ यही कि तुम्हारा नाम लेता रहूं? यार हद है। राज कह रहा है आर के इक्वल में 100 का स्क्वायर होना चाहिए। कैसे भाई? फार्मूला देखना जो लिखवाया है, प्रोसेस दिखाया पूरा।
आइए जी, कह रहा है जी 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1500 है तो दर ज्ञात करें। इसका ही फंडा सीखते हैं भाई। प्रिंसिपल पी है, इस बार 3 साल। रेट R%, R%, R%। हाँ है ना, रेट R%, R%। तो पहले साल प्रिंसिपल पे R% क्या होगा, PR/100। दूसरे साल भी क्या होगा जी, PR/100। तीसरे साल भी मेरे शेरों क्या होगा, PR/100। ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3 साल का साधारण ब्याज। ये तो हो गया मेरे बच्चे 3 साल का साधारण ब्याज। अब हमें लगाना कंपाउंड। तो वही पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो इसका R% निकालोगे, आप जानते हैं इसका R% आएगा PR/100 का स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि इसका R गुना R% लिखेंगे। अब जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां पे भी लिखेंगे, वही वैल्यू यहां लिखेंगे। फिर इसका R%, इसका R% लिखेंगे तो P R/100 का Q। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बना। ए के भाई कह रहा है SI कब से शुरू होगा, हरामखोर। ये तो खत्म हो लेने दे, तेरे जैसे विचार चलते रहे तो कल भी खत्म नहीं होने गए, परसों जाके होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड में से सिंपल हटा दें, हाँ है ना, तो यही तो बच रहा है। तो ये क्या होगा, CI/SI का डिफरेंस। जब इन्हें जोड़ने जाओगे, जब आप इन्हें जोड़ने जाओगे, जब आप इन्हें जोड़ने जाएंगे तो डिफरेंस होगा ये PR/100 का स्क्वायर, ये 3 बार जमाइए तो 3PR/100 का स्क्वायर प्लस PR/100 का क्यूब। ये होगा मेरे बच्चे CI/SI का डिफरेंस। और मैं CI/SI के डिफरेंस को D से डिनोट कर ले रहा हूं। एक बार इतनी बात को पढ़ें और देखें क्या गलती है। भाई ये सेम है तो 3 ये जमाइए, बस ये तो किया, कुछ है ही नहीं और आगे। फिर भी आप टाइम ले लें, क्योंकि फिर आप कमेंट करके गाली बकते हैं सीधा, बहुत फास्ट हो रहा है। और पहले बता रहा हूं, इसका जो दूसरा तरीका हो मैं धीरे नहीं पढ़ाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और तरीका है निकालने का, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, उसको बहुत ज्यादा धीरे नहीं पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। एक क्लास में 5-5, 7-7 सवाल हो रहे हैं। हर क्वेश्चन के बाद बैठ जाता हूं 2-2 मिनट के लिए शांत होके, कि भाई किसी तरीके से समझ में आता हो। आइए अब देखिए जी, इसे कैलकुलेट कैसे करें। तो आप कहेंगे सर PR/100 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बचेगा जी 3, तो यहां क्या बचेगा जी R/100। PR/100 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां 3 बचा, यहां बचा R/100 इक्वल टू D। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बन गया आपका। इसी को और सुंदर से लिखें तो R/100 का स्क्वायर, P को बटे ले जाइए, इंटू 3 प्लस R/100 इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। हाँ है ना, ठीक है जी। अब इसको इस सवाल पे आके देखिए। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं
r/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस r/100 इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। तो डिफरेंस कितना है जी मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे 1500, और प्रिंसिपल कितना है? 30,720। अब कहानी यह है कि यार इसे भी कैलकुलेट करने बैठे तो 0 से 0 कटा, ठीक है 6 से कट रहा है, 3 2 5 7 12, 6 से कट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा, से तो कट के आ जाएगा 25, यह आएगा 512, तो यह आया 25/512, और यहाँ आया r/100 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस r/100। अब मेरे बच्चों समस्या यह है कि इसे सोल्व कैसे करें। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें मेरे बच्चे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही टाइम लेती है, तो क्यूबिक तो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी। आपके तो सिलेबस में भी नहीं, आपको तो शायद बहुतों को, क्या 90% बच्चों को तो क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी ही नहीं आती होगी। तो यहां कैसे किया जाए? आप कहें क्यूबिक कैसे? क्योंकि सर आर स्क्वायर को जब इस आर से करेंगे तो आर क्यूब नहीं बन जाने का क्या ब्रैकेट है। अब क्या किया जाए? तो सर मेरी सलाह यह है कि इस तरीके से सवाल सोल्व नहीं होगा, है ना। अब आपको क्या करना होगा, जितनी भी रेट दे रखी है वो यहां रखनी होंगी, और फिर देखना होगा कि यहां वो रेट रखने पे क्या आंसर ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर पहली रेट रख के देखे ऑप्शन, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2, तो आर की वैल्यू 25/2 रखोगे तो 25/2 नीचे 100, इसका फिर वर्ग भी है ना। 100 को 3 से गुना करेंगे 300, जमा आर की वैल्यू कितनी, या इसको अलग थलग ही रहने दो, 3 जमा आर की वैल्यू होगी 25/2/100। अब देखिएगा 25 8 है 200, है ना। 8 दूनी 16, 16 का वर्ग 256, 1/256। यहां करेंगे तो 25 चौकू 100, 1/8, 8 दिया 24 और 1 25, हाँ है ना। अरे अरे क्या कर दिए भैया गड़बड़, यहाँ 8 नहीं 4 आएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होगा, तो 4 दूनी 8, 8 का और 64 आएगा। चार दूनी 8, 8 का और 64, 1/64, और यह आएगा 25 8, 8 गुना करेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा, और 64 गुना 8 करेंगे तो 512 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अलावा ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अगर ए ऑप्शन जस्टिफाई नहीं करता तो फिर मेरे बच्चों हम आ जाते बी ऑप्शन पे, बी भी नहीं करता फिर आ जाते सी पे, सी भी नहीं करता तो फिर डी हमारा आंसर होता। तो इस तरीके से आप सवाल को सोल्व कर पाते हैं, यानी वैसे डिटेल नहीं कर पाते, आपको ऑप्शन से सोल्व करना पड़ता है। एक तो तरीका है ये, पहले आप इसको समझिए, फिर मैं दूसरे तरीके से भी बात को समझा रहा हूं। आराम से समझो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए जी, अगर बात आपको समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका समझाता हूं, उस पर चर्चा करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो उसका सही करने का तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन से जाएं और फिर आंसर निकालें। लेकिन इसी सवाल को करने का एक और तुक्केबाज तरीका अगर वो लग जाए तो की बात है। आपको याद होगा मैंने सिखाया था
कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी रेट की फ्रैक्शन 1/a, अगर मान लीजिए कोई रेट है x% है और इसकी फ्रैक्शन 1/a है, 1/a है, तो आपका आंसर होगा 1 a a a। कितनी बार? 3 बार। फिर a का a गुना a स्क्र a स्क्र, फिर a का a गुना a क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर से देखेंगे यहाँ तो आप पाएंगे कि CISI का जो डिफरेंस आया वो आया 3a+1। भाई ए यही तो होता है मेरे बेटे, 3a+1 CISI का डिफरेंस, और प्रिंसिपल कितना आया? a क्यों। तो CISI का डिफरेंस d और प्रिंसिपल p। तो ये एक रिलेशन बैठता है, लेकिन ये केवल तभी बैठता है जब यहाँ 1 आए, क्योंकि अगर यहाँ 1 ना होके अगर 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ और हुआ, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा। हाँ है ना। तो ये वाला जो तरीका है केवल तभी अप्लाई होगा जब रेट की फ्रैक्शन 1 स्पेसिफिकली 1 आए, 1/a आए। तो क्या किया जाए भैया, लगा के देखते हैं जिसको। तो भैया हमको पता है कि 3a+1/a क्यों, ये बराबर होगा CISI का डिफरेंस है 1500 बटे प्रिंसिपल है 30,720। अभी इसको काटे थे भैया तो ये आया था कितना? 25/500 भरा। हाँ है ना। अब मेरे बेटे आपको क्या करना है, अब ये देखिए कि क्या इस नंबर का क्यूब 512 हो सकता है? किसी भी नंबर का क्यूब 512 हो सकता है। अगर सेट हो रहा है मामला तो इसका मतलब ये डाटा बिल्कुल करेक्ट गया। अगर मान लो यहाँ 512 की जगह 514 आ जाता है, 513 आ जाता है, तो आप कहते हैं सर किसी नंबर का क्यूब 513 हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब फिर जो ये वाला फंडा इस्तेमाल किया ये गलत हुआ। उस रेट की फ्रैक्शन 1/a नहीं हो रही होगी, कुछ और हो रही होगी। हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे 512 तो a क्यूब 512, तो a की वैल्यू 8, 8 3 24 और 1 25 सेटिस्फाई हो गया। यानी रेट जो होगी वो 1/8 होगी। तो 1/8 से परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 सोल्व करोगे तो आ जाएगा 12.5%। भाई 12.5% की तो फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ है ना। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। दूसरी बात, आज तक ऐसा सवाल पेपर में नहीं पूछा गया है, स्पष्ट बताऊं, मैंने ही तैयार किया है सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि कुछ भी ना हो तो कैसे करें। है ना, कुछ भी ना आ रहा हो तो कैसे सवाल को सोल्व करें। चलिए जी। करो भाई।
कहता जी 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दो साल के CISI का डिफरेंस। कहता है इनका अंतर, साधारण का अंतर, दो वर्ष के साधारण ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6। 19:6, यही बात है मेरे बेटे। मेरे भाइयों पूछ रहा है कि रेट बताइए क्या हो। देखिए यार, अभी हमने एक वो पढ़ा था ए वाला कहीं पे, ये रहा, यहीं पे आ जाइए। भैया जी एक बात बताइए, अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो ये वाला होगा, हाँ है ना, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो तो यह होगा। तो 2 साल के कंपाउंड में से 2 साल का सिंपल हटा देंगे तो 2 साल के CISI का डिफरेंस क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ए आएगा, हाँ है ना। 2 साल के CISI का डिफरेंस क्या आएगा सर? ए आएगा। क्या आप सहमत है या नहीं है? क्या आएगा मेरे भाई? ए। यानी 2 साल के CISI का डिफरेंस ए आएगा। क्लियर है? अब आइए आगे। अगर भाई ऐसा है तो मुझे एक बात ये बताइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये जो है ये आपके 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मान लीजिए, ये आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है मान लीजिए, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये क्या है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये आया 3 साल के CISI का डिफरेंस। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 3 साल के CISI का डिफरेंस। क्या आया जी? 3A+1। तो आप कहेंगे सर ये होगा 3A+1। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, ये भाई 3 साल के CISI का डिफरेंस है, ये 2 साल के CISI का डिफरेंस है। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू क्या है? 6। तो ए 6 है तो 6×3 = 18 और 1×19 सेट होने लग रहा है। इसका मतलब ए आ गया 6 और रेट क्या बनी? 1/a, क्योंकि 1/a होगी तभी तो ऐसा होगा। अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a बनेगी तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो इसका मतलब 1/a बनी, 1/a बने 1/6 बनी, और 1/6 किसको रिप्रेजेंट करती है? 16 सही 2/3% को। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 16 सही 2/3%। आ जाइए जी, बढ़िया भैया आगे। तो दोस्तों मित्रों आइए, कह रहा रेशियो ऑफ 3 ईयर ऑफ CI एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज दिस। कह रहा भाई 3 साल की CI एंड 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो है वो 3.64:1 है।
अब देखिए जी, पॉइंट हटाएंगे बटे 100, भाई रेशियो निकालना होगा, पॉइंट हटाएंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, ये आएगा 364, और ये आ जाएगा, एक को 100 से गुना करेंगे 100, यानी एक्चुअल रेशियो तो ये बना मेरे बेटे। पहले इस बात को समझिए, इसका मतलब ये बना कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो भाई 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 364। अब अगर मेरे बच्चों में इसको रिलेट करूं, आधे गधे ये पूछेंगे कि कैसे हो गया ये, तो लिखा रहने देता हूं, अगले पेज पे आ जाते हैं। यहां मिटा लेते हैं भैया, यार कहाँ गया सवाल हमारा, अच्छा ये रहा। भैया जी आ जाइए। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा प्रिंसिपल कुछ, ये होगा प्रिंसिपल, ये होगा पहला साल, ये होगा दूसरा साल, ये होगा तीसरा साल। अब पहले साल का सिंपल भाई कितना दे रखा है 100। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि पहले साल का भी साधारण ब्याज 100 ही होता है, दूसरे का भी 100 ही होता है, और तीसरे साल का भी 100 ही होना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, और जो चीज कैलकुलेट ही प्रिंसिपल पे हो रही है, जो चीज मेरे बच्चों कैलकुलेट ही प्रिंसिपल पे हो रही है, उसमें रोना ही क्या? जो चीज कैलकुलेट ही प्रिंसिपल पे हो रही है उसमें रोना कैसा? है ना, समझते हैं कि नहीं? अब आइए आगे। अब भैया तो 3 साल का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पूछे भैया तो क्या आएगा 300, तो डिफरेंस कितना हो गया जी 64। भाई 3 साल का सिंपल 300, कंपाउंड हो गया 364। बेटे 1 साल का सिंपल 100, तो 3 साल का सिंपल 300। अब देखिए, अब कहानी है कि रेट अगर R% होगी, रेट अगर R% है, तो पहले 100 का R% निकालेंगे, कितना आएगा R, ये 3 बार लिखा जाएगा, है ना। फिर इस R का R% लिखेंगे, तो R का R% आ जाएगा मेरे बच्चे R²/100। भाई 100 का कोई परसेंट वैल्यू यही रहेगी, जैसे 100 का R% निकालोगे तो यही तो आया, है ना। मतलब अगर आप रेट निकालने जाओगे तो यही तो आएगा मेरे बेटे जो लिखा हुआ। पहले आराम से इस बात को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए जी, बच्चे कह रहे हैं सेकंड ईयर का कैसे है मेरे बेटे सिंपल इंटरेस्ट। अरे यार हद मचाते हो भाई, 100 कैसे है भाई, कति बंड पे लिखी तुमने यार। सवाल ने दे नहीं रखा है कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है 3.64:1। पूछ रहे कैसे आया। अबे मेरे भाई ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या बटे 100 नहीं लिखोगे? और बटे 100 लिखोगे तो रेशियो कैसे होगा, दोनों तरफ 100 से गुना होगी यार, तभी तो ये 364 बनेगा और ये 100 बनेगा। और हराम खोरो, ये तो छोटी सी बात है कि 1 साल का साधारण ब्याज 100 है तो दूसरे साल का भी 100 होगा, तीसरे का भी 100 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लगता ही प्रिंसिपल पे। साधारण ब्याज किस पे होता है? प्रिंसिपल पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो प्रिंसिपल पे भी लगे और इंटरेस्ट पे भी लगे। अब आगे देखिए, तो यहां से जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये जो होगा ये होगा आपके CISI का डिफरेंस मेरे बेटे।
ये वाली जो वैल्यू होगी ये आ गई सी आई एस आई का डिफरेंस, जोड़ेंगे तो आर 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 3R प्लस आर स्क्र बाई 100, तो 3R प्लस आर स्क्र बाई 100, यह आएगा आपका सी आई एस आई का डिफरेंस। और मेरे बेटे सी आई एस आई का डिफरेंस है कितना 64, यह है 64 यूनिट। कितना मेरे भाई 64 यूनिट, हाँ है ना। सबको 100 से गुना करो तो आर स्क्र प्लस 300R, अब इक्वेशन तो तुम्हें ही सोल्व करनी होगी, बराबर 6400। यहां से आर कॉमन ले लेंगे भैया, तो आर प्लस 300 आया बराबर 6400। अब ऐसे दो नंबर छांटिए जिन्हें गुना करें तो 6400 आए और उनका डिफरेंस हो 300, जिनका डिफरेंस आए 300 और गुना करे तो आए 64। तो कैसे किया जाए भैया? तो तरीका ये होगा, आर की वैल्यू ले लो जी 20, तो 20 में 300 जोड़ा 320, गुना करेंगे तो 32 दूनी 6400 ही तो आया। इसका मतलब रेट जो आई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 20%, हाँ है ना। एक तो तरीका है ये, पहले आपसे समझे फिर आगे बात करेंगे। भैया दूसरा तरीका आप ये देख सकते थे यहाँ पे, क्या सर, अब इसको हटा देता हूँ भाई, काफी देर होगी पढ़ते पढ़ते। आपको ये पता है कि भाई ये जो 3 साल के सी आई एस आई का डिफरेंस है 64, सी आई एस आई का डिफरेंस है 64, हाँ है ना। ये वाली जो वैल्यू है मेरे बेटे ये है 64। अब एक और मजे की बात है इस सवाल में, क्या कि आर परसेंट ले रहे हो तो 100 का जितना परसेंट लोगे वही वैल्यू आ जानी है यहाँ, हाँ है ना। अब ऑप्शन से खेलते हैं, मान लीजिए पहला तो आंसर है बी ले लेता हूं मैं, तो 50, भाई आर की वैल्यू 50 है तो यहाँ 50 50 100, ये तो 64 से बड़ा चला गया, जबकि मुझे तो इन तीनों का जोड़ 64 चाहिए, गलत। मैं 30 ले लेता हूँ, 30 30 30 90, ये भी 64 से बड़ा चला गया, गलत। 70 लू 70 70, ये भी 64 से बड़ा चला गया, गलत, सीधा हो गया। तो सीधा मेरे पास क्या बचा 20, आप ले गए भी तो 20 20 20, हाँ है ना। 20 का वर्ग 400/100 यानी 4, तो 20 20 40 और 20 60 और 4 64, आंसर आ गया। तो हम सीधे का सीधा ऑप्शन से भी जा सकते हैं, हाँ है ना। प्लीज एक बार ये तो
ये वाला सवाल करिए, करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, यहां से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हल्का सा नॉलेज आएगा। सवाल में कह रहा है क्या कि एक आदमी ने बैंक से 3,000 रुपये उधार लिए। एक आदमी ने बैंक से 3,000 रुपये उधार लिए। अब सवाल में कह रहा है कि बैंक उससे 30% की दर से ब्याज वसूल करेगा और हर साल के आखिरी में वो 1,000 रुपये दे रहा है। तो बैंक अगर हर साल 30% वसूल करेगा तो मेरे बच्चे 3,000 का 30% निकालोगे तो 3,000 का 30% हुआ 900। तो इसका मतलब ये बना कि पहले साल जो वो ब्याज लेगा वो लेगा 900 यूनिट, ना 900 रुपए, क्योंकि पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगेगा। यानी अगर पहले साल के आखिरी में उसे पैसे चुकाने हो तो उसे चुकाने होंगे 3900 रुपए, उसे चुकाने होंगे 3900 रुपए। लेकिन कहता है जी वो साल के आखिरी में आता है और 1,000 रुपए देके चला जाता है, तो बैंक में अब उसका कर्जा कितना बच गया मेरे बेटे? तो आप कहेंगे जी अब कर्जा बच गया जी 2900 का, क्योंकि पहले साल के आखिरी में उस पर कर्जा था 3900 का। 1,000 रुपए दे दिए थे जी, 2900 का कर्जा बच गया। तो मेरे बच्चों जो दूसरा साल है, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस रेट से लगेगा? 30% से, क्योंकि तीनों साल रेट 30% है। तो 2900 का 30% होगा जी 870। यानी मेरे बच्चे दूसरे साल जो उसे ब्याज देना है, दूसरे साल जो उसे ब्याज देना है वो देना है 870 रुपए। अगर दूसरे साल ब्याज 870 देना है तो 2900 में 870 जोड़ेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 3770। ये आएगा मेरे शेरों 3770 रुपए, है ना। यानी 2900 का 30% निकालोगे तो ये आएगा 870। 2900 में 870 जोड़ा तो ये आया 3770। यानी दूसरे साल के आखिरी में बैंक कहेगा बेटे तेरे पे कर्जा है 3770 का। कह रहा है जी वो दूसरे साल के आखिरी में आया, फिर से 1,000 रुपए पकड़ा गया बैंक को। अब कितने का कर्जा बच गया जी? तब आप कहेंगे जी 3770 में 1,000 चला गया तो बचा जी 2770। यानी अब जो बैंक ब्याज लेगा वो 2770 पे लेगा। किस रेट से जी? 30% से। तो 30% निकालेंगे इसका तो ये आएगा 831। यानी तीसरे साल इसे जो ब्याज देना होगा वो 831 देना होगा। तो 2770 में 831 जोड़ेंगे आएगा 3601। तो यानी तीसरे साल के आखिरी में उसके ऊपर कुल मिला के 3601 रुपए का कर्जा है। 3601 रुपए का कर्जा। और मेरे प्यारे बच्चों वो यही सवाल में पूछ रहा है कि बताइए भाई तीसरे साल के आखिरी में वो कितना पैसा लौटाए कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तीसरे साल के आखिरी में कितना पैसा लौटाए कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तीसरे साल के आखिरी में कितना पैसा लौटाए कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तो आंसर होगा जी 3601 दे दे तीसरे साल के आखिरी में, उसकी कहानी खत्म, कर्जा खत्म।
समझो जी आराम से। आइए जी, कर पाए भैया? अब इसी क्वेश्चन को अगर हमको उड़ाना होता, कैसे भैया जी? एक्स मान के, तो कैसे करते भैया जी हम? तो मैं इसको ऐसे कहता कि भाई देखो, एक आदमी ने 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए, तो पहले साल में उसे जो ब्याज देना पड़ेगा वो 30% की रेट से देना होगा। 30% की रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ना फ्रैक्शन हुई 3/10। यानी अगर 10 रुपए उसने उधार लिया है तो 30% की दर से 3 रुपए उसे ब्याज देना होगा। 10 रुपए उधार लिया तो यह 3 रुपए उसे ब्याज देना होगा, तो इसका मतलब 13/10। इतना पैसा मेरे बच्चों उसके सर पे चढ़ जाएगा कर्जा। पहले साल के आखिरी में उस पर जो कर्जा होगा वो 13/10 होगा। कैलकुलेट भी करोगे, जीरो से जीरो 13 3 3900, यानी पहले साल के आखिरी में उसमें जो कर्जा है मेरे बच्चे वो कितना है? 3900। कह रहा जी आया 1,000 रुपए दे के निकल गया। आया बाबू 1,000 रुपए दे के निकल गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरे साल बैंक जो ब्याज लेगा वो इस पैसे पे लेगा। दूसरे साल जो है ब्याज लेगा तो इस पैसे पे लेगा। किस रेट से लेगा जी? वही 30%, 3/10। तो इस पे 3/10 ब्याज लगाओगे, यानी 10 रुपए अगर दूसरे साल उधार लिया है तो 3 रुपए ब्याज हो गया, तो दूसरे साल के आखिर में 13/10 बन जाएगा। तो दूसरे साल के आखिर में उसे जो कर्जा चुकाना होगा मेरे बेटे, इतना चुकाना होगा। आप कहे नहीं समझ पाए, तो देखो कैसे। इसे गुना करोगे तो 3900, 3900 में से 1,000 गया 2900। 2900 का 13/10 निकालोगे, या इसको इससे गुना करोगे 3770 आएगा। तो देख लो दूसरे साल आप पे कर्जा है भी कितना? 3770। हाँ है ना? अब कहते हैं जी भैया दूसरे साल आए और 1,000 रुपए दे के चल दिए। दूसरे साल के आखिरी में आए और 1,000 रुपए दे के चल दिए, बहुत सुंदर जी। अब कह रही है भैया दूसरे साल के आखिर में आके 1,000 रुपए दे के चल दिया, तो भैया तीसरे साल अब इस पे ब्याज लगेगा। किस रेट से लगेगा जी? वही 3/10, यानी 30%। यानी 10 रुपए उधार है तो 3 रुपए उस पर ब्याज लगा देगा बैंक अगले साल। तो ये कितना बन जाएगा? फिर से 13/10 बन जाएगा। तो तीसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा हो जाएगा। और वो यही पूछ रहा है कि तीसरे साल के आखिरी में कितना कर्जा हो कि सिस्टम ही खत्म कर दें। तो भाई से सोल्व करेंगे तो सिस्टम खत्म। हाँ है ना? सोल्व करोगे इसे तो आएगा 3601। प्रेम प्यार से बात को समझिए आराम से।
आइए जी। पढ़िए जी आराम से। आराम से पढ़िए, फिर मैं कराता हूँ। पंकज भाई, एडवांस आप लोगों का 7 तारीख का, 7 नवंबर का देखियो पियो, सोमवार है क्या है? दिवाली के बाद 7 तारीख, क्योंकि मेरे हर एक बैच 7 तारीख को आता है, उसमें सुबह एडवांस स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। क्या आ रही तारीख 7 तारीख की? 7 तारीख का संडे। हाँ तो 8 तारीख से शुरू करेंगे भाई तुम्हारा एडवांस, मॉर्निंग में नंबर सिस्टम से। आइए जी। देखिए, उम्मीद है मेरे दोस्तों आपने समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। क्या रास्ता मालूम तुम्हें। देखिए जी, एक वर्ड है यहाँ पे, सुभाष सुभाष परचेज ए रेफ्रिजरेटर एट दिस कंडीशन दैट ही विल पे ₹1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग। कहता है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए तो खरीदने के वक्त ही देने होंगे। वैसे भी इस बात को ध्यान दीजिए, एक शब्द होता है कैश डाउन पेमेंट, हिंदी में से कहते हैं नगद तत्काल भुगतान। नगद तत्काल भुगतान, नगद तत्काल भुगतान, कैश डाउन पेमेंट क्या रहता है जी? इसका मतलब होता है कि जब आप कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट तो उसी समय दे देते हैं और बाकी अमाउंट का आप लोन कर लेते हैं या फाइनेंस कर लेते हैं, बाकी पैसे का ब्याज पे ले लेते हैं। तो जो कुछ अमाउंट आप उसी समय पे कर देते हैं उसको हम कहते हैं कैश डाउन पेमेंट। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की कोई बाइक खरीदी, तो बाइक वाला कहेगा बाबूजी इसमें 10,000 तो दे दो, आप हाथ किया था अभी कैश डाउन पेमेंट, बाकी जो 40,000 हुआ इसका बैंक से करा देंगे आपका लोन, इसकी किस्तें बना देंगे। तो ऐसे ही सवाल में कह रहा है कि भैया जो रेफ्रिजरेटर है, मान लीजिए अगर रेफ्रिजरेटर की कीमत ₹P है तो इसमें से 1620 रुपए तो अभी दे दो, ये तो हो गया सर कैश डाउन पेमेंट, यानी ये तो अभी दे दो, बाकी जो पैसा बच गया तो कितना बचा P-1620। कहता है इस चीज को करा लो बैंक से फाइनेंस, इस चीज को मेरे बच्चों करा लो बैंक से फाइनेंस, मतलब इसका आप करा लो लोन। तो भाई इसने लोन करा लिया, कितने का कराया जी? P-1620 रुपए का। किस रेट से कराया मेरे बच्चे? 10% की रेट से। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/10। तो इस बात का मतलब ये हुआ मेरे शेरों कि 10 रुपए अगर उधार लेगा तो बैंक हर साल उस पर 1 रुपए ब्याज जोड़ेगा, हर प्रिंसिपल पे 10 यूनिट प्रिंसिपल पे एक साल में 1 यूनिट ब्याज जोड़ेगा। तो एक साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 11/10, यानी एक साल के बाद उस पर इतना कर्जा हो जाएगा। सवाल में कह रहा है जी वो एक साल के आखिर में आया और 2178 रुपए देके चला गया, यानी पहले साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया था, इसमें से 2178 रुपए चुका दिए, 2178 रुपए चुका दिए, तो दूसरे साल फिर इतने पे कर्जा, मतलब इतने पे ब्याज लगेगा, हाँ है ना? दूसरे साल मेरे बच्चे इतने पे ब्याज लगेगा, हाँ है ना? भाई पहले साल लगा इस पे ब्याज, तो इतना मिश्र धन बन गया, इसमें से इतने रुपए पहले साल के आखिरी में देके चला गया, तो अब जो बचा अमाउंट उस पे ब्याज लगेगा दूसरे साल। जैसे आप ये समझो कि हम वो 30,000 वाला कर रहे, 3,000 वाला कर रहे थे, कहां गया, यहां कर रहे थे कि भाई 3,000 रुपए उधार लिया है तो पहले साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया, उसमें से 1,000 रुपए चुका दिया, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो इतने पे लगेगा, घटे हुए पे, हाँ है ना? अब देखिए जी आगे, किस
किस रेट से लगेगा जी? रेट वही रहेगी जी 10%, यानी 10 यूनिट अगर प्रिंसिपल है दूसरे साल का तो 1 यूनिट उस पर ब्याज लगेगा, मतलब 11/10 हो जाएगा। तो मेरे भाई दूसरे साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया। कह रहा जी दूसरे साल के आखिर में आया और 2299 रुपए दे के चल दिया। दूसरे साल के आखिर में आया और 2299 रुपए दे के चल दिया। दूसरे साल के आखिर में आया और 2299 रुपए दे के चल दिया। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साल के आखिर में अगर 2299 रुपए दे दिया तो अब इतना प्रिंसिपल बच गया, है ना? अब इतना प्रिंसिपल बच गया, तेरी मेरी, अब इतना मूलधन बच गया। मतलब अगले साल अब इतने पे ब्याज लगेगा तीसरे साल। किस रेट से लगेगा जी? फिर वही कहानी 10%, यानी 10 रुपए उधार लिया तो 1 रुपया ब्याज दे दो, तो तीसरे साल हो जाएगा फिर 11/10। तो तीसरे साल के आखिरी में इतना उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। अब कहता जी तीसरे साल फिर से आता है 2662 रुपए देता है और कहता है जी कर्जा खत्म कर लेता है। कर्जा खत्म कर लेता है मतलब अब उसके ऊपर 0 रुपए कर्जा हो गया, यानी जैसे ही तीसरी किस्त दी कर्जा 0। जैसे ही मेरे बच्चों तीसरी किस्त दी कहता है जी कर्जा हो गया 0 रुपए, है ना? भाई इतने रुपए का फ्रीज था, उसमें से ये तो दे दिया हाथ की हाथ, ये दे दिया पहले साल, ये दे दिया दूसरे साल, ये दे दिया तीसरे साल, और ये पैसा देने के बाद कहता है कर्जा खत्म हो गया, मतलब अब कर्जा रह गया 0 रुपए। तो सोल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे प्रिंसिपल का। आप कहेंगे सर बहुत लेंदी, मैं भी जानता हूं बहुत लेंदी, पेपर में मैं ऐसे नहीं करवाने वाला हूं, कल बताऊंगा इसका शॉर्टकट तरीका, लेकिन अभी आप बातें समझिए। करिए भैया। आइए जी। देखिए जी, कह रहा है मैन परचेज ए मोटर बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कहता है एक आदमी ने वादा किया ए मैन परचेज ए मोटर बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मान लेते जी जो मोटर बाइक उसने खरीदी उसकी कीमत थी ₹P, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जी 20%, यानी फ्रैक्शन हुई 1/5।
अब कहानी ये है कि मेरे बेटे यहाँ कोई कैश डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो ₹P की अगर बाइक खरीदी और सारा ही उसने फाइनेंस करा लिया तो पहले साल ₹5 अगर प्रिंसिपल है तो ₹1 ब्याज लग जाएगा, तो पहले साल के आखिरी में कर्जा हो जाना था उस पर 6/5। लेकिन सवाल में कह रहा जी पहले साल के आखिरी में आया और ₹10,800 की एक किस्त दे दी, पहली किस्त दे दी, तो दूसरे साल अब बचे हुए पे ब्याज लगेगा किस रेट से, वही 20% यानी 1/5, यानी 5 है तो ₹1 फिर ब्याज चढ़ जाएगा, तो दूसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा हो गया। अब कहता है भैया दूसरे साल के आखिर में आया है और फिर 10,800 की एक और इंस्टॉलमेंट पे कर गया। अब भैया दूसरे साल के आखिरी में अब इतना बचा, तो तीसरे साल अब इस बचे हुए पे ब्याज लगेगा किस रेट से, 20%, यानी 5 पे एक ब्याज, तो तीसरे साल इस पे ब्याज लगेगा 6/5 के हिसाब से, तो तीसरे साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया। कहता है तीसरे साल के आखिर में आया और फिर 10,800 की इंस्टॉलमेंट दे दी, और देने के बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद कर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि सवाल में कहा है ना कि भाई 20% की रेट से ₹10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका दिए। चुका दिए मतलब प्रिंसिपल में से पहला हिस्सा ये गया, दूसरा हिस्सा ये गया, तीसरा हिस्सा ये गया, तीसरी किस्त देते ही कर्जा खत्म। सोल्व करेंगे प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेशन हो रही है ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। करिए भैया जी। कहता है एक आदमी ने ₹25,220 का धन उधार लिया है। ₹25,220 का कोई धन मेरे प्यारे बच्चों उधार लिया। कहता जी 5% की दर से 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो हर एक किस्त की कीमत ज्ञात करो। मान लेते हैं लेट ईच इंस्टॉलमेंट इज एक्स। मान लेते हैं जी हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो एक्स है। तो अगर ₹25,220 का कर्जा उसने लिया है बैंक से, तो भैया पहले साल ब्याज लगेगा 20 पे 21/20 हो जाएगा, यानी पहले साल के आखिर में 21/20 कर्जा हो जाएगा। अब कह रही है भैया पहले साल के आखिर में आया और ₹X की किस्त देके चल दिया, दूसरे साल अब इतने पे ब्याज लगेगा, है ना। दूसरे साल फिर से वही 5% यानी 1/20 मतलब 21/20 हो गया। दूसरे साल के आखिर में इतना कर्जा। अब कहता है दूसरे साल के आखिर में फिर आया और ₹X दे के चल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ भाई
कि तीसरे साल इतने पे ब्याज लगेगा। किस रेट से? वही 5%, यानी 1/20, 21/20 हो जाएगा। तो तीसरे साल के आखिर में इतना कर्जा हो जाएगा। अब कह रहा है जी तीसरे साल के आखिर में आया और x रुपए देके कर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि x रुपए की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे की, हाँ है ना। तो भैया इसका मतलब कर्जा 0 हो गया। सोल्व करके x की वैल्यू निकाल। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल इसको कंप्लीट कराएंगे, उसका परसों फिर इसका दूसरा तरीका बताएंगे। कर दे भाई।